Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, this is lecture number 27. Let's have a look कि lecture number 28 में हमने क्या किया था. तो lecture number 28 हमारा बेस कर रहा था that is on chapter number 19 जिसमें हमने cost volume profit analysis जो है वो स्टडी किया था. cost volume profit CVP analysis जो है हमने किया था. चैप्टर के स्टार्ट में हमने जो है ये पढ़ा था कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आंसरिंग सो मैनी क्वेश्चन. उसमें जो है ये भी था कि जी कितनी सेल जो सी है वो की जाए, प्रॉफिट कितना अर्न किया जा सकता है, कितने यूनिट मैं सेल करूं तो अपने डिज़ायर के मुताबिक जो है मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूंगा, कितने यूनिट अगर मैं सेल करूं तो मैं अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकता हूं, और सो मैनी अदर क्वेश्चन जो है उसमें हमने डिस्कस किए थे. उसके बाद हमने कॉस्ट बिहेवियर को जो है वो स्टडी किया था जिसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट की बात की थी और फिक्स कॉस्ट की बात की थी. तो जो फिक्स कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट में हमने ये कहा था कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज़ करती है एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज़, और जो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है दैट रिमेन कांस्टेंट एज द नंबर ऑफ यूनिट जो है वो चेंज होते हैं. फिर हमने जो है फिक्स कॉस्ट की बात की थी. तो फिक्स कॉस्ट जो सी आपकी दैट रिमेन कांस्टेंट एज द नंबर ऑफ यूनिट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं. फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट जो सी आपकी कांस्टेंट रहती है आपके नंबर ऑफ यूनिट जब इंक्रीज़ करते हैं, और जो यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो डिक्लाइन करती है. हमने अब काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, ग्राफ में भी जो है आपने देखा था कि वो डिक्लाइन कर रही है एज नंबर ऑफ यूनिट जो है वो आपके इंक्रीज़ करते हैं. यूनिट फिक्स कॉस्ट जो सी है. फिर हमने मिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ा था. मिक्स्ड कॉस्ट जो सी है वो ये थी कि जिसमें अप टू सर्टन लेवल जो है आपकी कॉस्ट जो सी है वो फिक्स होती है, उसके बाद जो है आपकी कॉस्ट जो सी है वो वेरिएबल आ जाती है या इंक्रीज़ करती है अब सर्टन नंबर ऑफ यूनिट जो है. फिर हमने हाई लो मेथड पढ़ा था जिसमें हमने क्या किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स को लिया था, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स को लिया था और उनको आपस में माइनस करने के बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, और फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया था कि उसकी हमने फिक्स कॉस्ट जो है वो निकाल ली थी. देन हमने स्टेयर स्टेप कॉस्ट के बारे में जो है वो स्टडी किया था कि जिस तरह स्टेयर्स जो सी होती हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो उस लेवल पे जो है जिस तरह स्टेयर्स की एग्जांपल हमने दी थी कि एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है आपकी कॉस्ट सेम रहती है, फिर उसके बाद सडन जंप कर जाता है, फिर पर्टिकुलर लेवल पे जो है आपकी कॉस्ट सेम रहती है एंड देन फिर जो है आपका जंप कर जाता है जिस तरह स्टेयर्स होती हैं. फिर हमने कर्व लीनियर जो है कॉस्ट की बात की थी कि जिस तरह कर्वी लीनियर कॉस्ट जो सी है, जिस तरह कर्व, उसमें हमने क्या कहा था कि आपकी जो कॉस्ट है वो एक कर्व की शेप में आती है. सडनली इट इंक्रीज देन इट बिकम कांस्टेंट एंड देन फिर जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, कर्व बन जाती है, और एक लाइन ड्रॉ करें तो उसमें आपको कुछ पोर्शन जो है वो कांस्टेंट का नज़र आता है. लीनियर इसको कहा जाता है कि शुरू में जो है कर्व होती है और एट द एंड कर्व होती है और इन बिटवीन जो है लीनियर होती है, इसलिए इसको कर्वी लीनियर कॉस्ट जो है वो कहा जाता है. फिर हमने कॉस्ट बिहेवियर समरी पढ़ी थी. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के बारे में जो है हमने पढ़ा था. कॉस्ट और वॉल्यूम के जो है रिलेशनशिप क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट जो है हमने पढ़ा था. कंट्रीब्यूशन मार्जिन पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है. आई रिपीट इट कि जो पोर्शन आपका बच जाता है सेल्स में से, आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो पोर्शन बचता है दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो आपका कवर करता है किसको, फिक्स कॉस्ट को और आपके ऑपरेटिंग इनकम को. फिर हमने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CVP एनालिसिस जो सा किया था. उसके बाद हमने देखा था कि जी ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कंप्यूट किया जाता है. ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जिसमें आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं. टोटल फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप रिकवर कर लेते हैं दैट इज़ ए पॉइंट वेयर यू आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, नॉट बेयरिंग एनी लॉस. तो फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट और डॉलर वो हमने जो है वो स्टडी किया था, जिसमें हमने कहा था कि फिक्स कॉस्ट को जब आप डिवाइड करेंगे यूनिट से, यूनिट
मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सा इन यूनिट जो सा वो आ जाएगी। और अगर आप रेशो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ब्रेक इवन जो सा है वो वॉल्यूम में आ जाएगा, डॉलर में आ जाएगा, राइट। और यूनिट और डॉलर का जो सा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो सा क्या किया था कि ग्राफ जो सा है वो बनाया था जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो डिटरमिन किया था कि ब्रेक इवन पॉइंट को किस तरह डिटरमिन किया जाता है। वेरी सिंपल, उसमें हमने क्या किया था कि जो है रेवेन्यू कर्व जो है जनरेट की थी 0 यूनिट से लेके अब तक। फिर हमने उसका फिक्स कॉस्ट जो है उसमें मेंशन की थी एंड देन हमने टोटल कॉस्ट जो है वो मेंशन की थी। तो उसके बाद जो है जहाँ पे टोटल कॉस्ट की कर्व रेवेन्यू कॉस्ट की कर्व को इंटरसेक्ट कर रही थी, दैट पॉइंट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर आप जो है उसको वर्टिकल ले जाते हैं तो आपके पास वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाने थे, और अगर आप हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है सेल का। उसके बाद हमने क्या किया था, कंप्यूटिंग सेल नीड टू अचीव द टारगेट ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद हमने ये कहा था कि हाँ जी टारगेटेड इनकम अगर आपने ऑपरेट करनी हो, ऑपरेटिंग इनकम जो है जनरेट करनी होगी जी, अच्छा ठीक है 20,000 हमारा टारगेट है, तो उसको कैसे जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। आई रिपीट द फार्मूला। उसमें हमने क्या किया था कि फ़िक्स कॉस्ट को जो है हमने ऐड कर लिया था, उस फिक्स कॉस्ट में हमने ऐड किया था टारगेटेड इनकम को, और उस पर हमने डिवाइड किए थे नंबर ऑफ़ यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है यूनिट का। वो जब डिवाइड किया था तो हमारे पास आ गए थे यूनिट, कितने यूनिट हम सेल करेंगे तो हमारे पास इतनी टारगेटेड इनकम आ जाएगी। और अगर हम उस पर रेशो डिवाइड कर दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता था कि वॉल्यूम आ जाता था सेल्स का, कि इतना अमाउंट जो सी आप सेल करेंगे तो फिर आपको इतना प्रॉफिट होगा। व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी मार्जिन जो है उसमें हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि सेफ्टी मार्जिन जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट में से आप जो है उसको कैलकुलेट करते थे। और उसके बाद हमने कहा था कि उसी सेफ्टी मार्जिन से हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि अगर आपकी ऑपरेटिंग इनकम चेंज हो जाती है तो सेफ्टी मार्जिन जो है आपको हेल्प करता है आपकी ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करने के लिए। दैट इज़ आवर प्रीवियस लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 19 पे बेस करता था। आज के लेक्चर में जो है लेक्चर नंबर 29 में हम जो है चैप्टर नंबर 19 को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें सेल्स मिक्स कंसिडरेशन को जो है वो स्टडी करते हैं। आई होप आज का लेक्चर भी जो है आप इंजॉय करेंगे और उसको आप स्टडी करके आपको जो है आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। So we have the sale mix consideration. Cascades company sold 8,000 unit of the product A and 2,000 unit of the product B during the past year. Cascade company fixed cost are $200,000. अदर रेलिवेंट डाटा आर एज फॉलो। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। कंपनी को क्या कर रही है कि 8,000 यूनिट सेल करती है किसके, प्रोडक्ट ए के, एंड 2,000 यूनिट आर सेल आउट फॉर, जो सोल्ड करती है दैट इज़ फॉर प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। और कंपनी की फ़िक्स कॉस्ट जो है दैट इज़ $200,000 एंड अदर रेलिवेंट डाटा इज़ अवेलेबल। प्रोडक्ट ए जिस जो हमारे पास यूनिट कॉस्ट जो सी हमारे पास आ रही है, सेल जो से प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट जो से यूनिट कॉस्ट है दैट इज़ जो सेल कर रही है यूनिट कॉस्ट जो सी है दैट इज़ $90 और प्रोडक्ट बी की है $140। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, दैट इज़ 70 एंड 95। और हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कितना है, दैट इज़ 20 एंड $45। माइनस कर दिया तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और सेल्स मिक्स कितना है, अब सेल्स मिक्स कितनी है कि कितने % यूनिट आप सेल आउट कर रहे हैं
प्रोडक्ट ए के और कितने परसेंट जो है, अगर टोटल यूनिट हम इन दोनों को अगर टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास यूनिट आ जाते हैं 10,000। तो 10,000 यूनिट में से जो ए का प्रोपोर्शन बनता है वो 80% बनता है और बी का जो प्रोपोर्शन बनता है दैट इज़ 20%। दिस इज़ द सेल मिक्स। सेल्स मिक्स कंसिडरेशन में बात जो है उसको आगे लेके चलते हैं। तो सेल्स मिक्स पर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास कितना आ जाता है, दैट इज़ द 16 और 9। 16 कैसा है, 80% जो है हम लेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, तो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो $16 आ गया। और बी का जब हम लेंगे 45% का 20% तो वो हमारे पास आ जाएगा 9। तो टोटल जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो डेट इज़ $25 जो मिक्स सेल मिक्स में हमारे पास आ रहा है। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, डेट इज़ $200,000। ब्रेक इवन अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे कि आपके पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज़ $25। तो हमारे पास जो यूनिट सेल आउट किए हैं दैट मतलब जो ब्रेक इवन आता है दैट इज़ 8,000 यूनिट। 8,000 यूनिट जिनसे अगर कंपनी सेल आउट करेगी तो वो कंपनी ब्रेक इवन पे होगी। ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि वो कंपनी ना तो प्रॉफिट अर्न कर रही होगी ना ही लॉस बियर कर रही होगी। जितने उसकी कॉस्ट होगी फिक्स और वेरिएबल वो दोनों पूरे कर रहे होंगे। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। अब 8,000 यूनिट तो टोटल हो गया। अब 8,000 यूनिट में से कितने यूनिट जो से ए के होने चाहिए और कितने बी के होने चाहिए, देन वी हैव द सेल्स मिक्स कंसिडरेशन। प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स का आ गया था दैट इज़ 25। और अब 8,000 यूनिट इंटू सेल मिक्स 80% है। अगर 8,000 का 80% लेते हैं तो हमारे पास 6,400 यूनिट आ जाते हैं प्रोडक्ट ए के। और इसी तरह हम प्रोडक्ट बी का लेते हैं यूनिट सेल्स मिक्स तो हमारे पास 20% आ जाते हैं 1,600 के। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, डेट इज़ 8,000 हम दोनों को सेल करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर 6,400 यूनिट ए के सेल करें और 1,600 यूनिट बी के सेल करें तो कंपनी इज़ ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। तो नाउ वी कैन चेक इट। हमारे पास है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाउ इट कैन बी हैपन। तो हम देखते हैं सेल आपने किए जो है 6,400 यूनिट्स इंटू 90 जो है उसकी सेल प्राइस थी। तो हमारे पास अभी हम जो है वो प्रोडक्ट ए को लेते हैं तो हमारे पास जो है वो आगे जो रेवेन्यू हमारे पास आया दैट इज़ $576,000। उसके बाद हमने सेल आउट किए 1,600 यूनिट सेल किए प्रोडक्ट बी के तो डेट इज़ $140। तो हमारे पास जो आंसर आया डेट इज़ 224,000। तो हमने टोटल किया प्रोडक्ट ए का टोटल भी वही था, प्रोडक्ट बी का टोटल भी वही था क्योंकि उसके अलावा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं की। तो हमारे पास जो टोटल आ गया डेट इज़ 800,000 टोटल सेल हमारे पास आ गई। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ली तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, वो हमारे पास पर यूनिट अवेलेबल थी 6,400 इंटू $70। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आई प्रोडक्ट ए की 448,000। हमने टोटल में उसको ऐड कर लिया। देन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी 1,600 इंटू 95 और हमने उसकी भी वेरिएबल कॉस्ट ले ली 152,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 600,000 आ गई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने देखा 8,000 माइनस 800,000 माइनस 200,000 तो हमारे पास 600,000। तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया दैट इज़ 200,000। तो 200,000 क्या था, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि सेल प्राइस में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है दैट इज़ 200,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी थी, दैट इज़ 200,000। फिक्स कॉस्ट 200,000 थी, माइनस किया तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आपकी 0 आ गई। 0 इट्स मीन द कंपनी इज़ ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, is not earning any profit, not bearing any loss. This is a break even point.
सो वी हैव प्रूफ इट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, आज भी उसी को रिपीट करते हैं। इसमें देखते हैं फर्दर क्या एक्सटेंशन की है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय सेल। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने यही फार्मूला जो है वो यूटिलाइज किया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमारी कितनी 250,000 माइनस 200,000 डिवाइडेड बाय 250, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द 20%. 20% is R.2 is the margin of safety. The margin of safety indicates the possible decrease in the sale that may occur before an operating loss result. कि 20% अगर सेल्स में से अगर 20% जो है, अगर ये जो आपकी सेल आ रही है 250,000, अगर ये 20% सेल डिक्लाइन कर गई तो इसका मतलब ये है कि आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। आई रिपीट इट अगेन कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि वो परसेंटेज आपको बता रहा है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट दैट द पॉसिबल डिक्रीज इन द सेल दैट में अक्कर बिफोर एन ऑपरेटिंग लॉस रिजल्ट, कि अगर 20% ये इस सिचुएशन के मुताबिक जो अभी हमारे पास है, इस सिचुएशन के मुताबिक अगर 20% सेल डिक्लाइन कर जाती हैं, 20% का मतलब कितना है 50,000, अगर 50,000 सेल डिक्लाइन कर जाती हैं तो कंपनी इज ऑन ब्रेक इवन, और उसके बाद जो है इसको ऑपरेटिंग लॉस होने लग जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज, अब ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करते हैं। वी हैव टू कंपनीज जेन्स एंड विल्सन। जेन्स एंड विल्सन कॉर्पोरेशन सेल्स जो सी हैं, जेन्स की $400,000 की और विल्सन की भी 400,000 की है। वेरिएबल कॉस्ट जो सी है दैट इज़ 300,000, बोथ सेम है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो भी दोनों का सेम है, दैट इज़ $100,000 $100,000। फिक्स कॉस्ट जो सी है वो दोनों की सिमिलर नहीं है, दैट इज़ नॉट सिमिलर। जॉन्स की जो सी है दैट फिक्स कॉस्ट इज 80,000 और विल्सन की जो है दैट इज़ 50,000। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, देखें अब जॉन्स ने की इनकम कम है क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट कम थी 20,000, और विल्सन की इनकम जो सी है वो जेन्स की जो इनकम है वो कम है क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट जो सी है वो ज़्यादा थी 80,000 थी, और जो सा है विल्सन की जो फिक्स कॉस्ट है वो कम है इसलिए उसकी इनकम ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अच्छा बोथ कंपनीज हैव द सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो बोथ कंपनीज का सेम है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप ये देखें कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है जॉन्स का दैट इज़ 5, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द 5। विल्सन का कितना है दैट इज 2। क्या किया, सिंपल हमने जो है इसमें हमने जो है वो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय द इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये हमारे पास आंसर 5 और 2 आ गए, राइट। कैपिटल इंसेंटिव, जॉन्स जो है वो कैपिटल इंसेंटिव है और जो है विल्सन जो है वो लेबर इंसेंटिव है। अजम्पशन ऑफ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी अजम्पशन जो सी अंडर कंसिडरेशन की जाती हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन सेवरल अजम्पशंस। उसमें क्या है, द टोटल सेल्स एंड द टोटल कॉस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, कि जो टोटल सेल्स है और जो टोटल कॉस्ट है उसको आप स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट assumptions। Within the relevant range of the operating activities, the efficiency of the operation does not change।
कहते हैं कि जी विद इन रेलिवेंट चेंज विद इन रेलिवेंट रेंज द ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जो सी है उसकी एफिशिएंसी जो सी है वो इंक्रीज़ नहीं होती। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो सी अगर वो चेंज हो दें तो ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ जो सी है वो चेंज नहीं होती, वो सिमिलर रहती हैं। दिस इज सेकंड अजम्पशन। कॉस्ट कैन बी एक्यूरेटली डिवाइडेड इनटू फिक्स एंड अ वेरिएबल कंपोनेंट्स। और तीसरी अजम्पशन इन्होंने ये की थी कि कॉस्ट को इजीली डिवाइड किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग किया जा सकता है। और वो जो सेल्स मिक्स है वो भी कांस्टेंट कंसिडर की जाती है, दैट इज़ नॉट चेंज ईच मंथ जो है वो चेंज नहीं होती, नहीं तो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है उसको कैलकुलेट करने में। देयर इज़ नो चेंज इन द इन्वेंट्री क्वांटिटीज़ ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये भी अज्यूम किया जाता है कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी जो सी है वो भी ड्यूरिंग द ईयर जो है वो चेंज नहीं होती, वो भी सिमिलर ही रहती है। Business application of cost, volume, profit analysis, CVP. And this is a businessman, वो चेक कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं कि कितना सीरियस हो के वो चेक कर रहा है कि इसको कैसे एनालाइज किया जाए। We have the business application of the cost, volume, profit analysis. Consider the following information developed by the accountant at Cycle Co. Bicycle Retailer। अब बाईसाइकिल रिटेलर का जो अकाउंटेंट है उसने ये इंफॉर्मेशन जो सी है वो बनाई है। सेल्स 500 बाइक्स, टोटल कॉस्ट जो सी है उसको कितनी पड़ रही है, डेट इज़ $250,000। और यूनिट कॉस्ट कितनी है, एक साइकिल को सेल करने की जो यूनिट कॉस्ट है डेट इज़ $500। और वो 100% आ गया, लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस 150,000 और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, दैट इज़ 300 पर बाइक, 300 पर बाइक जो है वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, दैट इज़ द 60% ऑफ द टोटल सेल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ 100,000, 1 लाख है, दैट इज़ $20 पर बाइक, तो सॉरी $200 पर बाइक, वो आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ द 40%। लेस फिक्स एक्सपेंसेस 80,000 फिक्स एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग इनकम आपके पास कितनी आ जाती है, डेट इज़ 20,000। और उसके बाद शुड साइकिल को स्पेंड 12,000 ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन कि अब वो क्या कह रहा है कि जो साइकिल को का जो सा ऑनर है वो कहता है कि जी मैं चाहता हूँ कि 12,000, उसने कैंपेन जो है वो सोची होगी कि जी अगर एडवर्टीज़मेंट की जाए तो उस पर ख़र्चा कितना आएगा। तो उसने जब कैलकुलेट किया, किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी से बात की, उसने कहा जी अच्छा ठीक है, ऐड शैड बना के टीवी पे देने के बाद जो ख़र्चा आता है आपका दैट इज़ 12,000। तो 12,000 जो है वो टोटल एक्सपेंस आता है एडवर्टीज़मेंट पे। और उसने कैलकुलेट किया अगर मैं एडवर्टाइज़ करूँगा तो मेरी सेल जो सी है वो कितनी हो जाएगी, डेट इंक्रीज़ इन 10%, क्योंकि सेल में जो इंक्रीज़ होगा वो 10% होगा। तो अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आया कि उसने खर्चा करना है कि नहीं करना। अब आप ये देखें, क्वेश्चन तो यही है कि शुड जो उसने स्पेंड करना है कि नहीं करना। तो जो आपकी बाइक्स हैं, बाइक जो सी है वो 500 की बजाय जो है अब 500 की बजाय बाइक आपकी कितनी हो जाएगी, 550। 10% उसका इंक्रीज़ हो रहा है तो 500 का 10% कितना होता है, 550 होता है। 10% तो ऐड किया, आपके पास आ गया 550 टोटल बाइक्स। अब आपके पास आ गई 550 इंटू 500, आपके पास सेल्स कितनी हुई, डेट $275,000। उसके बाद आपने क्या किया कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है उसको माइनस कर दिया। वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके कितने थे, $300 पर साइकिल। तो आपकी 550 साइकिल जो सी हैं वो सेल आउट हुई तो 165,000 आपके पास वो आ गया। उसके बाद आपने क्या किया कि जी माइनस कर लिया तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया $110। लेस फिक्स एक्सपेंसेस जो से, तो ये जो फिक्स एक्सपेंस है पहले 80,000 थे, तो अब आपने क्या करना है कि इसमें 12,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को भी ऐड करना है। तो 80 के
के में आपने ऐड किया 12K, के मीन 1000, 80,000 प्लस 12,000, तो आपके पास आ गया 92,000। उसके बाद आपके पास जो ऑपरेटिंग इनकम बनी है दैट इज़ 18,000। और अब क्या हुआ कि नो इनकम इज़ डिक्रीज्ड। अब हमने उन्हें कह दिया कि नहीं जी, आपने ये काम नहीं करना, जो आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, $12,000 खर्च कर रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। कि जो बगैर एडवर्टीज़मेंट के थे उसमें आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था और अब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है डैट इज़ 18,000। तो अब ऐसी हरकत आपने कोई नहीं करनी क्योंकि इसका आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आगे वो आपसे कुछ और मांगेगा, कोई और मशवरा जो सा उसने मांगना है। लेट्स सी। अब वो क्या कह रहा है कि जी, वो कहता है कि नाउ इन कम्बिनेशन विद द एडवर्टीज़मेंट। अच्छा, पहले एडवर्टीज़मेंट का कुछ असर नहीं हुआ था, लेकिन अब वो क्या कहता है कि जी एडवर्टीज़मेंट में जो है वो कम्बिनेशन डाल देते हैं। इन कम्बिनेशन विद द एडवर्टाइजिंग साइकिल को इज़ कंसिडरिंग ए 10% प्राइस रिडक्शन दैट विल इंक्रीज सेल बाय 25%। व्हाट इज़ द इनकम इफेक्ट। अब उसको एक और तरीका आया, उसने कहा जी एडवर्टीज़मेंट जो है वो मेरा कंपेन जो है वो चल रही है, उसके बाद उसने में भी कोई रिसर्च वगैरह की हो या किसी रिसर्च एजेंसी से रिसर्च करवाई हो तो या मार्केट एनालिसिस किया हो, तो उसको पता चला कि यार बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती मिल रही हैं। जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं चीज़ लेने के लिए, सपोज आप दूध का डब्बा लेने के लिए जाते हैं, आप उसको कहते हैं मिल्क पैक देते, वो कहते हैं जी 85 रुपीज़ का। अब आप उसको कहते हैं कि जी अच्छा वो यार कोई सस्ता वाला है, वो कहता है हाँ जी वो ले जाएं, वो जो आजकल नया आया हुआ है दूध, ऑल पर का भी वही रेट है, एक आजकल नया आया हुआ, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है, वो आप ले लें, वो आपको 70 रुपीज़ में मिल जाता है। आप कहते हैं अच्छा जी वो दे दें। तो ये एनालिसिस जो है वो किया जाता है। सम टाइम तो एक ये भी होता है कि आगे जाके ये भी पता चलेगा हमें कि जो आपके मार्जिन होता है ना प्रॉफिट का, कि आपको कितना प्रॉफिट जो है वो प्रोडक्ट सेल करने में मिल रहा है, मतलब जो रिटेलर होता है उसको कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट में जो है उसको 5 रुपये बच रहे हैं और किसी दूसरे की प्रोडक्ट में 6 या 7 रुपये या 8 रुपये बच रहे हैं, तो वो दूसरी प्रोडक्ट सेल करेगा, आपकी सेल नहीं करेगा क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अभी सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं। उसने कहा कि जी मैं एडवर्टीज़मेंट भी करूँगा और 10% जो है वो प्राइस भी डाउन कर देता हूँ। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी कि अब उसने क्या किया कि अच्छा उसके बाद 25% जो है इंक्रीज़ हुई थी उसमें प्रोडक्ट में। तो 25% जब इंक्रीज़ हुआ तो वो हमारे पास 1.25 इंटू 50 500, तो हमारे पास जो बाइक साइज 625, अगर 10% होता तो 1.1 इंटू 500 करते तो वो हमारे पास 550 आ जाता है। तो अब हमारे पास बाइक कितनी आ गई, 625। उसके बाद हमने क्या किया, 10% कॉस्ट उसकी रिड्यूस कर दी। जो बाइक हमें मिल रही थी जो सेल कर रहे थे हम 500 की, वो अब सेल कर रहे हैं 450 की। तो 625 इंटू 450, तो हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 281,250। उसके बाद हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो चेंज नहीं हुई, वो हमारी एज इट इज़ आई है, दैट इज़ बाइक्स कितनी है 625 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया 300 से, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 187,500। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आया 93,750 और उसके बाद फिक्स हमारी कॉस्ट कितनी होगी 80K प्लस 12, वो 12 वाले एक्सपेंसेस एज इट इज़ एडवर्टीजमेंट के, तो हमारे पास 92,000 फिक्स कॉस्ट आ गई। तो अब देखें, नो इनकम इज़ डिक्रीज इवन मोर। अब पहले तो हमें 2,000 का लॉस हो रहा था, अब हमें 2,000 का प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। तो अब भी हमने क्या कहा उससे, हमने कहा जी नहीं, ये आपका स्टेप जो है, ये जो आपने काम किया एडवर्टीज़मेंट का भी और 10% डाउन करने का भी, तो इससे भी आपकी जो सेल इंक्रीज़ हुई है 25%, लेकिन वो आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं कर रही। अगर आपको याद होगा कि ये जो कुछ भी किया जाता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, 1-2 लेक्चर पहले की बात है कि ये जो कॉस्ट हम एनालिसिस करते हैं उसमें ये
अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ही होता है या कॉस्ट एनालिसिस भी, जो जिसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टडी किया होता है वही बंदा आपको बताता है कि हाँ जी इतनी प्राइस कम कर लें तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। जैसे आपने टीवी पे इश्तिहार देखा होगा कि 5 रुपये पेप्सी पे जो है वो कम कर दिए जाते हैं, तो आप वो 5 रुपये कम करते हैं, उससे सेल कुछ इंक्रीज़ होती है तो कम करते हैं, अदरवाइज़ किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोक पे पैसे कम किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, डालडा पे, बाकी चीज़ों में, रमज़ान में कम कर देते हैं ताकि सेल इंक्रीज़ कर सके। तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा काम ही किया, लेकिन एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ जो है वो पैसे भी कम किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब देखते हैं कि वो आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो देगा, और थर्ड ऑप्शन में वो क्या करता है। नो इन कम्बिनेशन विद एडवर्टीज़मेंट एंड ए प्राइस कट। अब उन्होंने कहा जी मैंने एडवर्टीज़मेंट भी करनी है और प्राइस कट भी निकालना है। और उसके बाद कहा साइकिल कंपनी विल रिप्लेस 50,000 इन सेल्स सैलरी। अच्छा जी, अब उसने कहा जी कि वो जो सैलरी है वही वाली बात जो मैंने आपको कहा था, सेल्स सैलरीज विद ए $25 पर बाइक कमीशन। अब उन्होंने कहा जी कमीशन जो है मैं दूंगा, जब $25 मिल रहे होंगे तो वो बंदा तो सेल करेगा ही प्रोडक्ट को, और ऐसा ही होता है। कमीशन इंक्रीजिंग सेल बाय 50% अबव द ओरिजिनल 500 बाइक। अब उसमें क्या हुआ कि वो जो 50% जो है वो सेल इंक्रीज कर गई। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द इनकम, और आई होप कि अब जो है उसका इफेक्ट जो है वो ठीक आ जाएगा। अब क्योंकि उसने सही काम किया है, क्योंकि उसने कहा कि मैं $25 पर बाइक दूंगा, अब वो बंदा वो आपकी बाइक को लाजमी सेल करके ही छोड़ेगा जो सेल एजेंट है। तो अब देखते हैं, अब जो बाइक्स हैं हमारे पास वो 50% इंक्रीज़ की, तो वो आ गई हमारे पास 750 बाइक्स। 750 कॉस्ट उसने 10% रिड्यूस की ही थी। अब उसने कॉस्ट भी रिड्यूस कर दी, और उससे क्या हुआ कि प्राइस भी रिड्यूस की, प्राइस रिड्यूस की और एट द सेम टाइम आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर गया। तो प्राइस आपकी रिड्यूस हुई 450 इंटू 750, तो आपके पास $337,500 आए सेल करने से। फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, तो वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो कितनी आ गई आपकी, वो 25 पर बाइक जो है वो इंक्रीज़ कर गई। पहले 300 थी, अब 325 हो गई है। 750 से मल्टीप्लाई किया, 243,750 आपके पास वेरिएबल एक्सपेंस आ गए, माइनस किया 93,750। और उसके बाद अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने 92,000 माइनस 50,000 के आपने जो है इसमें से आपने रिप्लेस कर दिए हैं वो जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस थे 50,000। वो जो 50,000 थे वो इसने एक और चक्कर चला कि वो जो फिक्स सैलरी देता था वो आप इसने कमीशन पे रख लिए। अगर साइकिलें बेचोगे तो फिर आपको जो है वो मिलेगा। तो वो जो पिछली दफ़ा हमारे 92 थे उसमें से 50,000 उसने माइनस कर दिए, क्योंकि वो ऊपर जो है उसका बेनिफिट दे रहा है 25 पर बाइक जो है वो उसने दे दिए। साइकिल बेचेंगे और मिलेगा, और 50,000 उसने माइनस किए, तो हमारे पास जो फिक्स एक्सपेंसेस थे वो 42 पे आ गए, 42,000 पे। तो अब अगर हम देखेंगे, यस द कम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्राइस कट एंड चेंज इन द कंपनसेशन इंक्रीज इनकम। अब उसने जो सही स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट की, उसने एडवर्टीज़मेंट भी की, प्राइस में भी कट किया, और उसको वो जो फिक्स सैलरी ले रहा था और साइकिलें नहीं बेचता था, अब उसने क्या किया कि उसको कहा कि अब तुम्हें कमीशन मिलेगा, अगर साइकिलें बिकेंगी, नहीं बिकेंगी तो तुम्हारी सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। तो अब उसने आपको $51,750 का कमीशन दिया, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100% ऑफ दैट। तो ये स्ट्रेटजी जो सी है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में बिजनेस एप्लीकेशन आपको पता चल गई। एडिशनल कंसिडरेशन में हम किन की चीज़ों की बात करते हैं, वी हैव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दो प्रोडक्ट होंगी तो उनका जो सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो लाजमी डिफरेंट होगा। डिटरमिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट को भी डिटरमिन किया जाता है कंप्लाइंग विद द अजम्पशन ऑफ CVP एनालिसिस, और उसकी अजम्पशन को जो है वो कंबाइन किया जाता है। तो एडिशनल कंसिडरेशन में ये हमारे पास 3 पॉइंट जो है वो आ जाते हैं। नाउ वी हैव द कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस व्हेन ए कंपनी सेल मैनी प्रोडक्ट। जब कंपनी जो है बहुत सारी प्रोडक्ट को सेल कर रही हो तो तब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो किस तरह किया जाएगा। सेल्स
Mix is the relevant combination in which a company different products are sold. Different products have different selling price, cost and the contribution margin. If cycle को sell bikes and carts, how will we deal with the break even analysis? We have the previous example जो हमने बाइक की थी, लेकिन उस एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए, क्योंकि पीछे आपने वर्किंग कर ली है, उन्होंने कहा जी कि ये कार्ड्स भी सेल आउट करते हैं. CVP analysis, when a company selling many products, cycle को provide us with the following information. We have the following information. और वो क्या कह रहे हैं कि जी सेल्स जो सी है that is 250 बाइक्स एंड कार्ड्स जो सी हैं आपके पास 300,000 की हैं और वो आपके पास 250,000 की है. वेरिएबल एक्सपेंसेस 150 एंड 135 एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100,000 और आपके पास 165,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया. दैट इज़ 40% एंड 55%. और आपने टोटल निकाल लिया. टोटल सेल आपके 550, 285 एंड 265 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब आपने निकाला 265 डिवाइडेड बाय 550.48 आपके पास आ गया. एंड देन फिक्स एक्सपेंस 170 और 95 आपके पास आगे नेट इनकम. ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 265,000 डिवाइडेड बाय 550,000 तो 48% राउंडेड हमने कर दिया. दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन. और उसके बाद हमने क्या किया कि ब्रेक इवन इन सेल अगर हमने निकालनी हो टोटल तो हम कितनी निकालेंगे. दैट इज़ द फिक्स एक्सपेंस हमारे पास कितने थे 170 और 0.48 हमने डिवाइड किया तो 3000. मार्जिन को हम डिवाइड कर रहे हैं, यूनिट्स को नहीं कर रहे. तो हमारे पास टोटल सेल कितनी होनी चाहिए $354,167 की. तो तब जो साइकिल को कंपनी है दैट विल बी ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, ना प्रॉफिट ना ही लॉस. नाउ वी हैव हाई लो मेथड्स. हाई लो मेथड को जो सा है वो देखते हैं. ऑल कंपनी जो सा है रिकॉर्डेड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एक्टिविटीज एंड मेंटेन्स कॉस्ट फॉर 2 months. ये 2 months की जो सा है वो उसके पास इंफॉर्मेशन है. ऑवल कंपनी है, ऑवल कंपनी जो सा है उसकी. और हाई एक्टिविटी जो सी है दैट इज़ 9,000 यूनिट और कॉस्ट कितनी है 9,700. और लो एक्टिविटीज़ कितनी है दैट इज़ 5,000 यूनिट और कॉस्ट कितनी है इसकी 6,100. चेंज कितना है दैट इज़ 4,000 एंड कॉस्ट कितनी है चेंज में, जो कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ यूनिट में 4,000 है और कॉस्ट में कितना है 3,600. यूजिंग दीज 2 लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ कंप्यूट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, द टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट फार्मूला. टोटल कॉस्ट फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है आपने. हाई लो कॉस्ट मेथड जो सा है यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन द कॉस्ट. चेंज इन कॉस्ट आपके पास डेल्टा का मतलब आई होप कि आपको पता होगा. डेल्टा इज चेंज इन कॉस्ट. कॉस्ट में जो चेंज आया 3,600 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स. उस पर आप डिवाइड करेंगे तो देन यू हैव यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 0.9 पर यूनिट. राइट, आपको जो सा यूनिट कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल गई दैट इज 0.9 पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. 9,700 आपके पास टोटल कॉस्ट है हाई लेवल की और उसमें से आपने 0.9 पर यूनिट और 9,000 यूनिट से आपके पास आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया 8,100 इज़ द वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट में से आप टोटल कॉस्ट जो है वो माइनस की तो आपके पास कितनी आ गई 1,600 इज़ द फिक्स कॉस्ट. ये जो फिक्स कॉस्ट है यही फिक्स कॉस्ट लोअर एक्टिविटी लेवल की जो है वो होगी. अब टोटल कॉस्ट जो है 1,600 प्लस $0.9 पर यूनिट.
पर यूनिट 6 और पर यूनिट जितना भी होगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर आप ये देखें कि 5000 लोअर एक्टिविटी है, 6000 इंटू 0.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4900। तो आपको उसमें ऐड करेंगे 1600 को और आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6100। तो फिक्स कॉस्ट जो है इन बोथ केसेस हाई लेवल एक्टिविटी में और लो लेवल एक्टिविटीज़ में सेम ही होगी। नो इसमें भी थोड़ी सी चेंज आ गई। क्वेश्चन 1 की तरफ जाते हैं। इफ़ द सेल कमीशंस आर $10,000, सेल कमीशन कितना है $10,000 व्हेन 80,000 यूनिट्स आर सोल्ड, जब 80,000 यूनिट जो है वो सेल आउट किए जाते हैं, एंड 14,000 व्हेन 120,000 यूनिट्स आर सोल्ड, व्हाट इज़ द वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ द सेल कमीशन पर यूनिट सोल्ड। अब वो कह रहा है कि वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है पर यूनिट सोल्ड का। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि हाई लेवल और लो लेवल को लेने के बाद जो है ये क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। दैट इज़ द $10 पर यूनिट, $10 पर यूनिट है। कैसे? हाई लेवल कितना था यूनिट का 120, कॉस्ट कितनी थी 14, ओके। लो लेवल यूनिट का कितना था 80,000 और कॉस्ट कितनी थी 10,000, ओके नो प्रॉब्लम। देन वी हैव द फाइंड द डिफरेंस, हमने डिफरेंस फाइंड किया। डिफरेंस हमारे पास आ गया 40,000 एंड 4,000 और फिर हमने क्या किया कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड किया तो हमारे पास पर यूनिट जो है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया। वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स कमीशन पर यूनिट के जो सेल किया जा रहा है उसमें से कितना प्रोपोर्शन पर यूनिट वेरिएबल का है, दैट इज़ 0.1। अगर 0.1 वेरिएबल का है तो फिक्स का कितना होगा 0.9, जो रिमेनिंग होगा वो फिक्स का होगा। Then we have one more question, that is the question second, high low level methods. If the sales commission are $10,000, if the sale commission are $10,000 when 80,000 units are sold and the 14,000 when 120,000 units are sold, what is the fixed proportion of the sale? What is the fixed proportion of the sale? Let's have a look. टोटल कॉस्ट हमारे पास फार्मूला क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ द 14,000। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट इज़ 14,000, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 0.1 इंटू वेरिएबल कॉस्ट, 0.1 इंटू वेरिएबल कॉस्ट, और वो हमने मल्टीप्लाई किया 120,000 यूनिट्स को, तो दैट इज़ 12,000। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 12,000 माइनस कर दिया, 14,000 माइनस आपने किया उसमें से 12,000, तो आपके पास आ गई 2,000 जो है दैट इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट। 2,000 इज़ द टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितनी थी, दैट इज़ 12,000 और उसके बाद आपने ले ली दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आपने 14,000 ली, उसमें से आपने माइनस किया, देन यू हैव द टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ द 2,000। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। इसी तरह आपके बुक में जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं काफ़ी सारे जो है, दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज़ रिलेटेड टू द हाई लो वॉल्यूम, दैट इज़ रिलेटेड टू द सेफ्टी मार्जिन, दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप बुक में से उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर किसी पोर्शन में रह जाते हैं आपको नहीं समझ आती तो आप बुक के जो कंटेंट्स हैं, जो बुक में उस चैप्टर की डिटेल है उसको आप जो है वो स्टडी करें। और बुक में भी आपको यहाँ पे जो है एग्जाम्पल डिफरेंट दी गई हैं, बुक में आपको एग्जाम्पल जो है डिफरेंट दी गई होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि
जो सा कोई चीज़ इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो मैंने आपको ना पढ़ाई हूँ। आई होप कि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर जो सा एज्यूम करता है कि आप खुद पढ़ के जो सा लर्न कर लेंगे या आप लोगों ने वो पहले लर्न कर ली हैं। तो इसलिए मैं आपको जो सा सजेस्ट करता हूँ कि लेक्चर सुनने के बाद जो सा आप अपना ये जो चैप्टर नंबर है 19 इसको थॉरली जो सा हर चैप्टर को जो है वो थॉरली स्टडी करें और उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें, मे भी मेरे लेक्चर में कुछ चीज़ें या कुछ पॉइंट ऐसे हों जो मैं आपको प्रॉपरली क्लियर ना कर सकूं या आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बुक में से उस चीज़ को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी हैव द assumption underlying the cost volume profit analysis. Number 1, a limited range of the activities called the relevant range where CVP relationships are linear। कहते हैं कि जी लिमिटेड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज़ जो सी आपके पास अवेलेबल होती हैं जहाँ पे CVP रिलेशनशिप्स आर द लीनियर रिलेशनशिप होता है, स्ट्रेट लाइन जो सी है वो होती है। यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पे यूनिट सेलिंग प्राइस जो सी है वो कांस्टेंट रहती हो, जिसमें चेंज ना आ रही हो। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो भी कांस्टेंट रहे। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, और जिसमें इस सारे एनालिसिस में ये भी एज्यूम किया जाता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो सी है वो भी आपकी कांस्टेंट होती है। अगर अब सम टाइम ये होता है कि सेलिंग प्राइस जो सी आप डिफरेंट जो सा बायर्स को डिफरेंट अलॉट करते हैं। सम टाइम आपका न्यू बायर होता है, आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में हमने डिस्काउंट की बात जो सी है वो नहीं की, यूनिट प्राइस की बात की है। और सम टाइम ये होता है कि आप किसी को जो सा नॉर्मल प्राइस पे ही देते हैं जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है। तो इन दैट केस आपका जो सा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो सा वो करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर आप डिफरेंट क्या करेंगे, डिफरेंट जो सा है वो बायर्स के लिए या डिफरेंट, अब वो प्रोडक्ट की आपकी जो सा सेलिंग प्राइस तो सेम डिफरेंट होगी है ना, तो फिर तो आपको वो जो आपका रेवेन्यू है वो जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है। या तो फिर आप एवरेज रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे, उसके बाद जो है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये भी कंसिडर किया जाता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब सम टाइम ये होता है कि जी वो वेरिएबल कॉस्ट आप डिपेंड करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो सा कहा था साउंड की कंपनी जो सी थी वो बाहर से जो सा मटेरियल खरीदती थी। तो अब सपोज एक कंपनी जो सी है वो आपको मटेरियल सप्लाई करना बंद कर देती है, कोई फ्लड आ जाता है किसी वजह से, आप दूसरी कंपनी से बाय करते हैं, उससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है मिड ऑफ द ईयर। तो फिर आपको जो सा कॉस्ट वॉल्यूम जो सा प्रॉफिट एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब सम टाइम जो सा ये भी होता है, जिस तरह हमारे मुल्क में क्या होता है कि जी आपकी कॉस्ट जो सी है वो डिपेंड करती है। सपोज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, आपकी बिजली की प्राइसेस जो सी है वो बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से जो रेंट वो जो बिल्डिंग आपने रेंट पे ली हुई है उसका जो सा किराया ऑनर जो सा वो कहता है कि जी नहीं किराया जो सा इसका ज़्यादा होना चाहिए, सडनली वो इंक्रीज़ कर देता है। या फिक्स कॉस्ट में जो सा वो किसी और किस्म की चेंजेस जो सा वो आ जाती हैं, जो अगर वो चेंज आती है फिक्स कॉस्ट में, अगर वो कांस्टेंट नहीं रहती तो तब भी आपका प्रॉब्लम जो सा वो एग्जिस्ट करता है। जो सेल्स मिक्स है उसमें वो भी हमने एज्यूम किया था, सेल्स मिक्स ये है कि आपका वो चेंज ना हो रहा हो, अगले साल आपका वो चेंज हो। अगर आपका सेल्स मिक्स चेंज हो जाता है, जैसे हमने एग्जांपल की थी 80 और 20% की, कि वो कार्ड्स भी सेल कर रहे हैं और बाईसाइकिल भी सेल कर रहे हैं, तो तब उसका ब्रेक इवन ये बनता है। और अगर वो चेंज कर देता है, वो करता है कि जी अच्छा मैं 60 और 40 पे ले जाता हूँ, तो 60-40 पे जब लेके जाता है तो एट दैट टाइम उसका जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल नो इन्वेंट्री चेंज, कि अब यहाँ पे एक इशू ये भी उठाया जाता है कि इन्वेंट्री जोन सी है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इन्वेंट्री जोन सी है वो सेल जोन सी है वो इन्वेंट्री में अगर कोई चेंज आएगा तो वो भी आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में प्रॉब्लम पेश करेगा। इन्वेंट्री जब चेंज होगी लाजमी बात है उसकी कॉस्ट भी चेंज होगी, जब कॉस्ट चेंज होगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो भी अफेक्ट करेगी। तो दीज आर द अजम्पशंस एट द एंड ऑफ चैप्टर। वैसे तो शुरू में बताई जाती हैं, अजम्पशंस जो सी हैं
वो जो सा आपके एज्यूम किया जाता है। बहुत सारी आपने थ्योरीज जो सी हैं वो स्टडी की होंगी जिसमें बहुत सारी बातें एज्यूम की जाती हैं, दे आर नॉट नियर टू द रियलिटी, लेकिन अगर उसको कांस्टेंट रख लिया जाए तो एंड रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क जो सा नहीं पड़ता। दे आर कॉल्ड द अजम्पशंस। तो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 पढ़ने के बाद आई होप कि आपकी कंडीशन जो सी है वो ऐसी नहीं होगी, यू आर हैप्पी, दिस इज़ द ईजियर चैप्टर, लेकिन इसमें फार्मूले आपको याद रखने, अपने जहन में नशीन रखने होंगे। तो आई रिपीट इट कि चैप्टर नंबर 19 जो सा हमारे जो सा वो बेस कर रहा था आपका फिक्स कॉस्ट पे, वेरिएबल कॉस्ट पे। उसके बाद हमने जो सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में बात की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में हमने मार्जिन के बाद जो सा हमने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात की। जब ब्रेक इवन पॉइंट हमने फाइंड किया तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने कहा था कि 2 जो सा वे में फाइंड किया जाता है, एक यूनिट्स में फाइंड किया जाता है और एक वॉल्यूम में, सेल्स वॉल्यूम में, डॉलर्स ऑफ अमाउंट में जो सा वो फाइंड किया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी सेफ्टी मार्जिन की। सेफ्टी मार्जिन हमने आपको बताया था कि जी वो मार्जिन होता है कि जिसके बाद जितने परसेंट के, अगर इतने परसेंट आपकी सेल डिक्लाइन कर गई तो उसके बाद आपको जो है वो लॉस बियर करना पड़ेगा। सेल्स मिक्स की बात कर रहे थे कि जब प्रोडक्ट कोई कंपनी जो है वो, अच्छा फिर हमने ये भी बात की थी सेफ्टी मार्जिन की कि उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ करें तो आपको कितना प्रॉफिट जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हमने टारगेट की भी बात की कि जी अगर मैंने $15,000 जो है वो एक्स्ट्रा कमाने हैं तो फिर क्या जो है मुझे करना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट से कितना जो है आप पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने इंक्रीज़ करेंगे, कितनी आपकी सेल्स डॉलर में इंक्रीज़ की जाएगी। उसके बाद हमने बात की इस आज के लेक्चर में, ये तो प्रीवियस लेक्चर की बात होती है, आज के लेक्चर में हमने बात की कि वो जो साइकिल कंपनीज है उसने पहले एडवर्टीज़मेंट की कैंपेन की बात की कि जी अगर एडवर्टीज़मेंट मैं शुरू कर दूं तो क्या असर पड़ेगा मेरी सेल पे, इतने % सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने उसको कहा कि नहीं, ये काम जो है वो ठीक नहीं है। उसने कहा जी अच्छा ठीक है, एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ मैं प्राइस को भी रिड्यूस कर देता हूँ, सेल मेरी और इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या है ये फिजिबल है। फिर हमने कैलकुलेशन की, फिर हमने उसको बताया कि नहीं ये भी काम जो है वो भी ठीक नहीं है। एट द एंड फिर उसने कहा कि जी अच्छा मैं एडवर्टीज़मेंट भी करता हूँ, प्राइस भी डिक्लाइन करता हूँ, लेकिन जो असल मसला है जिसने मुझे प्रॉफिट देना है मैं उसको चेंज करता हूँ। उसने क्या किया कि वो जो पर यूनिट सेल करने में उसने सैलरी जो है उसकी वो तो सर्टन लेवल पे फिक्स कर दी और उसके साथ साथ उसने कहा कि जितनी साइकिल जो सी आप सेल आउट करेंगे उतना प्रॉफिट हम आपको देंगे, और वो भी उसने जो है वो चेंज कर दिया और एट द एंड थर्ड सिचुएशन में उसको जो है वो प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमने बात की मिक्स की कि जब 2 प्रोडक्ट जो सी वो सेल कर रहा हो तो तब उसको जो है क्या मार्जिन जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो एग्जांपल्स की थी जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेट करती हैं, प्रैक्टिकल एजम्पशन से रिलेट करती हैं। आई होप कि जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं आप उनको सॉल्व करेंगे, को सॉल्व करें और आपका कॉन्सेप्ट जो है मोर क्लियर हो जाएगा। इफ़ दैट इज़ नॉट क्लियर तो आप बुक के चैप्टर के शुरू में जो सीरीज़ आपको दी गई हैं उनको डिटेल स्टडी करें। टिल नेक्स्ट लेक्चर नंबर 30 आपसे ज़्यादा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।